हेलो दोस्तों, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। नेचुरली वाटर हाइसिंथ में जलकुंभी। आप देखते नहीं, फोटो गूगल पर उसकी फोटो देख लेनी है। जब कोई तालाब होता है, जब पानी जहाँ खड़ा रहता है, तो अपने आप वहां पर हरे हरे रंग के ना ऐसे वाटर हाइसिंथ ग्रो कर जाते हैं। आपने गूगल पर उसकी फोटो देख लेनी है, जो कि है एक्वेटिक वीड है, पानी में पैदा होने वाला अपने आप अनवांटेड प्लांट है। एक हिसाब से कैन टेक सम टॉक्सिक मटेरियल्स एंड ए नंबर ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर। पानी में जो आपके पोल्यूटेंट हैं, टॉक्सिक पोल्यूटेंट हैं, जहाँ हैवी मेटल्स हैं, उनको ये सोख लेता है। दस हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द वाटर। तो इस हिसाब से पानी को साफ करने में मदद करता है। ये भी बात है, पर दूसरी बात ये भी है कि अगर वाटर हाइसिंथ ज्यादा हो जाए तो भी तालाब के लिए, खड़े हुए पानी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को मिक्स नहीं होने देगा। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं कि वाटर बॉडी जीवित रहे तो वाटर हाइसिंथ की सफाई भी जरूरी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वाटर हाइसिंथ का क्या क्या फंक्शन है? तो क्या वो ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, बढ़ाता है? क्या वो टॉक्सिक मटेरियल को, जो हैवी मेटल्स को निकालता है, उसमें हेल्प करता है? मैं देखिए इसलिए धीरे धीरे जो पढ़ रहा हूँ, इसकी एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, ये आपने समझ लेना। आगे बात करते हैं जी ऑयल स्पिल की। ऑयल स्पिल्स इन वाटर कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑयल जेपर्स। ऑयल जेपर्स, ठीक, ये ऑयल को सोख लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा सकता है। ठीक, ऑयल जेपर भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो उसको कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ठीक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्रिगोली। ब्रिगोली क्या है? विच इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री से जो बाय प्रोडक्ट निकला, बरूदा वगैरह निकला, अगर देखो दैट रिजेंबल्स सॉडस्ट। तो जो लकड़ी की, जो जहाँ लकड़ी को चीरते हैं वहां पर बरूदा बन जाता है ना, ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री से ऐसा बरूदा निकलता है। तो उसको भी हम अगर जहां पर ऑयल स्पिल हुआ है वहां फेंक दें तो उससे क्या होता है कि ये ऑयल को अपने में सोख लेगा। ठीक, अच्छा जी, आगे है 4R स्ट्रेटजी टू टैकल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो सोल्यूशन में हमने जी 4R तो याद रखना ही रखना है। 4R, जिसको आपने रट्टा लगा लेना है। 4R ऐसे में भी काम आएगा। क्या है जी? रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। ठीक है जी, रिफ्यूज का मतलब हम ना करें, ऐसी चीजें जो वातावरण को पोल्यूट करती है उसको यूज करने से हम ना करें। रिफ्यूज टू यूज प्रोडक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू एनवायरमेंट, जैसे प्रोडक्ट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से बने हुए प्रोडक्ट है, अगर हम ही कह दें कि हमने नहीं यूज करने, ठीक, तो अल्टीमेटली एनिमल्स का मारना कम हो जाएगा। तो इसकी डिमांड कम कर दो, रिफ्यूज कर दो। दूसरा है रीयूज। ट्राई टू रीयूज द प्रोडक्ट्स, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जिनका विघटन नहीं होता, जैसे प्लास्टिक कंटेनर हो गए, ठीक है ना, तो उसको क्या करो, बार बार यूज करो, एक बार यूज करके मत फेंक दो, ताकि ये पोल्यूशन ना करे। रीयूज करो। ठीक है जी, आगे है जी रिसाइकल करो। फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेटिंग वेस्ट सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड। देखो आप हमारे घरों में अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, एक तरफ, दो तीन हिस्सों में ऐसे कर लें, एक तरफ हो गया आपका प्लास्टिक टाइप कूड़ा, एक तरफ हो गया आपका ऑर्गेनिक, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह। तो जो ऑर्गेनिक हो गया उसकी खाद बनाई जा सकती है, और जो प्लास्टिक हो गया उसको रिसाइकल किया जा सकता है। इसी प्रकार धातुओं को, मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है। तो उसको सिस्टम में, वातावरण में फेंकने की बजाय उसको रिसाइकल करें। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग प्लास्टिक फॉर ब्रिक मेकिंग। प्लास्टिक की हमने क्या कर दें, ईंटें बना लें, और अदर प्रोडक्ट्स, और कई प्रकार के प्रोडक्ट्स। होता क्या है ना कि जो अच्छा प्लास्टिक है उसको जब रिसाइकल करते हैं तो एक ग्रेड कम, एक ना, एक आंकड़े कम वाला
प्लास्टिक बन जाता है, फिर उसका कुछ पेपर बन जाते हैं, आपका पॉलिथीन बन जाता है। तो ऐसे ऐसे उसको कोशिश करें रिसाइकल करें। सिमिलरली मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, जो धातु हैं उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक, प्लास्टिक हो गया, धातु हो गई। फॉर यूजिंग अगेन एंड अगेन, रिसाइकलिंग प्रोसेस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ये बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रिड्यूस करो, reduce the generation of unnecessary waste. For example, carry your own shopping bag when you go to the market for shopping. जब शॉपिंग करने जाओ तो अपना शॉपिंग बैग लेके जाओ, ताकि दुकानदार से आप पॉलिथीन वगैरह की डिमांड ना करें, उससे अपने आप उसका यूज कम हो जाएगा। तो ये 4 आर आपने याद कर लेने हैं, मेंस में बहुत काम आएंगे। आगे है जी बात नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस, शोर। नॉइस इज अनवांटेड साउंड, ऐसी आवाज जो वांटेड नहीं है। When the level of sound is increased beyond a threshold, एक लिमिट के बाद जब आवाज का लेवल बढ़ जाता है, we term it as a noise, हम कह देते हैं अब ये क्या है, शोर है, नॉइस है। It is a subjective phenomena, जी भी एक बात है, किसी को म्यूजिक सुनने में आनंद आएगा, ठीक, बीट वाला, किसी को वो पोल्यूशन लगेगा, तो ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है। ठीक है जी। द इशू ऑफ नॉइस इज ऑफन नेग्लेक्टेड इन इंडिया, इंडिया में इसको इतनी तरजीह नहीं दी जा रही कि ये भी एक इशू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप देखना फॉरेन में, अब मेरी एग्जांपल ले लो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पास में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, टी टी पी पी, कितना शोर आ रहा है। फॉरेन में क्या है कि अगर जैसे गाड़ियां चलती हैं तो बहुत रेयर है कि वो हॉर्न बजाते हैं। वहां एक गाड़ी दूसरी को जनरली ओवरटेक नहीं करती, एक ही स्पीड लिमिट वहां तय की होती है। वहां पर इस चीज का संज्ञान लिया गया है, इस चीज को सीरियस लेकर चल रहे हैं कि नॉइज भी एक पोल्यूशन है। पर हमारे अभी ये मुद्दा अभी उभर कर नहीं आया, तो ये हमारा फर्ज है कि इसके बारे में भी बात हो, जागृति आए कि नॉइज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, पोल्यूशन है। ठीक है जी। Although we have laws related to noise, ये भी एक बात है, इसके ऊपर कानून तो है, बट these laws are rarely followed, बहुत कम फॉलो होते हैं। आप देख लेना अपने घरों के पास, अगर आप कैसे धार्मिक स्थानों के स्पीकर ही सुबह शाम, शादी ब्याह के स्पीकर कितना शोर मचाते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कानून तो है पर लागू नहीं होते। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ये क्वेश्चन आ जाएगा। डेसिबल किसका यूनिट है, साउंड को मेजर करने का, या साउंड या नॉइस को मेजर करने का यूनिट क्या है, डेसिबल, विच इज ए लॉगरिथमिक स्केल। ये याद रखने वाली बात है, लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है जी। लॉगरिथमिक स्केल देखो, उसमें ये जैसे 10 डेसिबल बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं 10 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 10 का मतलब है दुगना हो गया। लॉग में यही होता ना, लॉग में पावर काउंट की जाती है, मीन अगर 10 यूनिट मरा तो इसका मतलब एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल इज इक्विवेलेंट टू द डबलिंग ऑफ द साउंड लेवल, दैट इज लाउडनेस। 10 यूनिट ऑलमोस्ट मतलब है दुगना हो गया। जैसे भूकंप है, भूकंप को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं, तो रिक्टर स्केल मान लो 9 तक है, तो ऐसा ना सोचे कि अगर 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, तो 5 से 6 हुआ तो क्या हुआ, ना ना, जो 5 से 6 हुआ ना तो उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, वो कई गुना हो गया। 6 से 7 हुआ तो वो भी कई गुना हो गया पहले की अपेक्षा। तो लॉगरिथमिक स्केल ऐसे चलता है, वो लीनियर नहीं होता। तो ऑलमोस्ट 10 डेसिबल बढ़ने से क्या हो गया, दुगना हो गया। तो आपने याद रखना है, साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल स्केल पे, जैसे बार को हम करते हैं किलो में, पाउंड में, उसी प्रकार साउंड को डेसिबल में। ठीक है जी। और ये लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक, तकरीबन 10 डेसिबल से कितना हो जाता है साउंड, पहले की अपेक्षा डबल हो जाता है। फिर 10 बढ़ा तो पहले की अपेक्षा फिर डबल हो गया। इफ ए पर्सन इज एक्सपोज टू मोर देन 75 डेसिबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then his her hearing can be damaged, तो उसके सुनने की शक्ति डैमेज हो सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, कि
75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा मैं एडिटिंग कर लूँ मैं। हाँ जी, आइए आगे। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, वो रिकमेंड करते हैं क्या इंडोर, जो घर के अंदर है, इंडोर साउंड लेवल शुड नॉट बी मोर देन 30 डेसिबल। ये बात याद कर लेनी आपने, सारे डाटे नहीं याद करने होते पर इंपॉर्टेंट वाला जरूर याद कर लीजिए कि घर के अंदर कितना है, 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, WHO रिकमेंड करता है। इन इंडिया वी हैव लीगली सेट द एम्बिएंट नॉइस लेवल्स, हमने अपने आसपास वाला नॉइस लेवल्स सेट किया है, although नॉट फॉलोड, चाहे जो फॉलो नहीं होता पर सेट किया है, फॉर वेरियस एरियाज। वो क्या है देखते हैं, ये देखिए इंडिया में क्या है, जो तो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर शोर होगा, इंडस्ट्री चलेगी, तो कहते चलो वहां सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे, मतलब डे टाइम 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और रात को 70 से, तो 5 का डिफरेंस आ गया, मतलब 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कमर्शियल एरिया वगैरह में 65, 55, दिन में 65, रात को 55। ठीक है जी, रेजिडेंशियल एरिया में 55, 45। ठीक है जी, और साइलेंस जोन में 50, 40, ऐसे हमने किया हुआ है। आप ऐसे याद रख लो, 40, 50 है हमारा साइलेंस वाला जोन एरिया, रेजिडेंट वाला याद कर लो 55, क्योंकि रेजिडेंट हमारे से रिलेटेड है। ठीक है, दिन का है 55, रात का 45, दिन का 55 डेसिबल। और थोड़ी सी सीक्वेंस याद कर लेना, देखो साइलेंस में बिल्कुल कम होगा, रेजिडेंट में थोड़ा लिमिट बढ़ा दी, कमर्शियल में और बढ़ा दी, इंडस्ट्री में सबसे अधिक है लिमिट। ऐसे देखो डाटे बिल्कुल भी हमने नजरअंदाज नहीं करने, थोड़ा थोड़ा इसकी जजमेंट से लगा लेनी होती है, ताकि एग्जाम में अपना विवेक यूज करके, हम समझदारी यूज करके कभी कभी ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। साइलेंस जोन्स, अब साइलेंस जोन क्या होते हैं, साइलेंस जोन आर डिफाइंड फॉर सेंसिटिव एरियाज, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोर्ट हो गई, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, और अदर सच प्लेसेस बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो विशेषज्ञ इनको डिसाइड करते हैं भी इतना लेवल होना चाहिए, इन सेंसिटिव एरिया के आसपास वाला एरिया साइलेंस जोन है, उस हिसाब से कौन करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। साइलेंस जोन कंप्राइज एरिया ऑफ नॉट लेस देन 100 मीटर अराउंड दीज प्लेसेस, इन सब के आसपास मतलब 100 मीटर से कम नहीं, कम से कम 100 मीटर तक आपने साइलेंस जोन मेंटेन करना है। किस किस के, ये वाला हस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस वगैरह, और अदर सच प्लेसेस। वो कौन प्लेसेस डिसाइड करेगा, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, विशेषज्ञ। तो साइलेंस जोन का आपने कंसेप्ट समझ लेना। आगे है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। नॉइस क्रिएट्स अनॉयंस, चिड़चिड़ापन, डिस्प्लेयर, ठीक, इन हेयरिंग, ढंग से हम सुन नहीं सकते, हेडेक, सर दर्द। अच्छा जी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का पहले मतलब समझ लें, इट इज द स्टडी ऑफ द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज क्या होगी, फिजियोलॉजी। ठीक है जी, उसकी स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। नॉइज अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल फीचर्स, जैसे हार्ट बीट रेट, दिल की धड़कन की रफ्तार को अफेक्ट करता है नॉइज, ब्लड प्रेशर को, ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड को, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, तेज तेज सांस लेनी, पल्स रेट अफेक्ट करती है, एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सिंपली ब्लड की शुगर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई साउंड लेवल्स कॉज हेयरिंग लॉस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुनना भी बंद हो सकता है। दिस इज मोस्टली अननोटिस्ड, हम इसको इतना गंभीर नहीं ले रहे, ना ही नोटिस कर रहे हैं, बट हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग फंक्शन। नॉइस आल्सो अफेक्ट्स ह्यूमन परफॉर्मेंस, जब हम चिड़चिड़े हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस हमारी अपने आप ही घट जाएगी। और दूसरा, बाय डिस्ट्रैक्टिंग द कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस भी गड़बड़ हो जाएगी। आप देखिए ना, शांत वातावरण में कितना अच्छा आप पढ़ सकते हो, फोकस कर सकते हो। नॉइज ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर स्लीप, सोने में प्रॉब्लम।
स्पेशली पीसफुल स्लीप, सो तो जाओगे पर उतनी पीस वाली नींद नहीं आएगी। लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू अदर हार्मफुल इफेक्ट्स, इससे और गड़बड़ हो जाएगी, जैसे रेस्टलेसनेस, दूसरे दिन आप बेचैनी फील करोगे, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी, एंड इंक्रीज ऑफ एंगर इन बिहेवियर, ये एक बात है, गुस्सैले हो जाओगे। नॉइस कॉजेस पेन, दर्द, एंड रिंगिंग इन आवर ईयर्स, हमारे कान में थोड़ा ऐसे जैसे ना ध्वनि सी आती रहेगी, हमको लगा शां शां सी हो रही है, ये क्या हो गया। एडवर्सली अफेक्टिंग आवर नर्वस सिस्टम, दिमाग की नसें, उसको भी हानि। अल्टीमेटली अफेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ओवरऑल हमारे पूरे शारीरिक ताने बाने को अफेक्ट करती है। आवर बिल्डिंग्स एंड इट्स मटेरियल्स कैन आल्सो बी डैमेज्ड, ठीक है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है बाय एक्सपोजर टू पावरफुल साउंड वेव्स। दिस कैन कॉज कोलैप्सिंग ऑफ दिस बिल्डिंग्स, इससे बिल्डिंग गिर भी सकती है, क्योंकि कंपन वेव्स ऐसे उसको इफेक्ट करेगी बिल्डिंग को। जब घर के ऊपर से एक जहाज गुजरता है भारी भरकम, तो पूरा हिल जाते हैं, तो बिल्डिंग गिर भी सकती है। आगे जी, आगे पढ़ेंगे जी हम रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडिएशन निकलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आल्सो कॉज पोल्यूशन, रेडिएशन से भी, किरणों से भी पोल्यूशन होता है। देयर आर सर्टन हैवी एलिमेंट्स, कुछ प्रकार के हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उसे हम हैवी एलिमेंट्स कहते हैं, हैविंग हाई एटॉमिक मास, जैसे रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। दीज हैवी एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, तो ये क्या करते हैं, हैवी से स्मॉल में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, स्मॉल मतलब हैविंग लेस एटॉमिक मास, कैसे, बाय एमिटिंग रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन को एमिट करके वो स्मॉलर एलिमेंट में बदल जाते हैं बाय एमिटिंग रेडिएशंस। ये थोड़ा मैंने इसकी फिजिक्स बताई थी आपको, बताई है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या होते हैं, क्यों रेडिएशंस निकलती हैं। भी जो हैवी में एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एमिटिंग रेडिएशंस, विकिरणें निकालकर, रेडिएशंस निकालकर स्मॉलर में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी, वी यूज दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन वेरियस वेज, हम इसका यूज करते हैं कहां कहां, देखो हम कहां यूज करते हैं इसका, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी पैदा करने के लिए हम बात करते हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी की, कुडनकुलम प्लांट हो गया, है ना, ऐसे और भी हमारे कई हैं। तो दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ, ये एक बात है, इनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, इनमें से ना किरणें निकलती रहती हैं, इवन तक कि जो फ्यूल जो हमारा बचा है, हम कह देते हैं अब इसमें से एनर्जी नहीं निकलती, जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूल होता है, स्पेंट फ्यूल यूज कर लिया, उसको हम जब फेंकते हैं, उसको हम यूज किए वाले मटेरियल में भी रेडिएशन थोड़ी थोड़ी निकलती रहती हैं काफी समय तक, ये एक बड़ी दिक्कत है। एज ए रिजल्ट, even in the waste or used elements, there are active nuclei that keep on emitting radiations, तो इनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं, आप ये मान के चलिए थोड़ी थोड़ी निकलती रहती हैं काफी लंबे समय तक। These radiations are harmful to life on earth, तो ये हार्मफुल होती हैं सबके लिए। Some types of radiations have long penetration power. These are called low penetration power. These are called non-ionizing radiations. तो कुछ हैं जो बहुत अंदर तक चली जाती हैं, कुछ अंदर तक नहीं जाती, जैसे हमारे शरीर के जो अंदर तक जाना, घुस जाना, लो पेनिट्रेटिंग पावर, उसे कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। These radiations can damage cells and molecules and even our eyes. चलो चाहे नॉन आयोनाइजिंग हो चाहे आयोनाइजिंग हो, इफेक्ट तो करते ही करते हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल, our eyes can be damaged by looking directly towards sun during eclipse, ठीक,
जब ग्रहण लगता है तो अगर हम एकदम सूरज की तरफ देखें तो उसमें एकदम रेडिएशन हमारे ऊपर जब पड़ती हैं तो कहते हैं नहीं कि सीधा ग्रहण की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसका कारण यही है, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत जैसे हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती हैं और वो हमारी आंखों को डैमेज कर देती हैं। एंड बाय सन्स रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम कोस्टल सैंड, तो जो समुद्र के पास रेत होती है तो वहां से रेडिएशन सूरज की किरणें रेत पर पड़ती है और रेत क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर उसकी रेत की तरफ हम देखेंगे तो हमारी आंखें तब भी खराब हो सकती है। इसी प्रकार स्नो की तरफ देखें, क्योंकि स्नो है जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है वो भी काफी रेडिएशन रिफ्लेक्ट करती है। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, हमको ब्लाइंड कर सकते हैं, और स्नो वाले को क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है जी। These radiations harm the cells of skin and blood capillaries, ठीक, हमारे शरीर की स्किन है उसके सेल और जो खून लेके जाने वाली नाड़ियां हैं उसको सबको इफेक्ट करती हैं बेसिकली, ऐसा कह लें। एज ए रिजल्ट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लिस्टर्स एंड रेडनिंग ऑफ स्किन कॉल्ड सनबर्न्स। हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे, हम कहते हैं सनबर्न हो गया, ब्लिस्टर्स हो गए और स्किन लाल पड़ जाती है, सनबर्न हो गया। ठीक है जी। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विच, ठीक है ना, विच हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, जो बहुत दूर तक अंदर चली जाती हैं। दीज आर कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसे आयोनाइजिंग कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अच्छा जी। दीज इंक्लूड रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिखने वाली किरणें है ना जो, वो काफी पेनिट्रेटिंग पावर वाली होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। ठीक, एटॉमिक रेडिएशंस भी कह सकते हैं इनको। एक्सरे भी इसी में आ जाते हैं, एक्सरे भी काफी आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। कॉस्मिक रेज, इसी प्रकार कॉस्मिक रेज भी। तो एक्सरे क्या है, पावरफुल है। ठीक, ये भी एक बात है कि इतनी पावरफुल रेज ना, हम जैसे हमारे डॉक्टरी के फील्ड में अगर तो हमारी हड्डियां टूटी हैं तो चलो मान लिया भी एक्सरे डाला, एक्सरे से फोटो खींच ली, हड्डी टूटी जुड़ी का पता लग गया, पर हमको ये ध्यान रखना है ये एक्सरे कहीं हमारे सिर पे या पेट पे, किडनियों पर, जहां सेंसिटिव ऑर्गन्स है वहां नहीं डलवानी चाहिए। इससे क्या है, ट्यूमर हो सकता है, क्या होता है, कई मुझे डॉक्टरों ने भी बताया, जो स्टडी भी कहती है, पर हम इतने जागृत नहीं है, यूज करने वाले किए जा रहे हैं। तो इससे बचकर रहना है, सारे अपना दिमाग भी यूज करना है हमने, और डॉक्टर को या टेक्नीशियन को कह देना है कि नहीं, हमने एक्सरे नहीं डलवानी अपने सिर पर या और बॉडी पार्ट पर, जब तक कि, और एक्सरे के अलावा जो एमआरआई वगैरह है, चलो वो थोड़े कम हार्मफुल होती हैं, उनका यूज किया जा सकता है, पर इनके बारे में स्टडी करके, इससे क्या है, हमारे शरीर में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं ये, दे कैन ब्रेक डाउन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हमारे अंदर के जो मॉलिक्यूल्स उनको तोड़ फोड़ देते हैं। दिस मॉलिक्यूलर डैमेज कैन प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स, कहने का मतलब हमारे अंदर घुसकर तबाही मचाते हैं और कई प्रकार के हमारे को इफेक्ट दे देते हैं। जैसे इमीडिएट इफेक्ट, कैसे, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, हमारी पाचन शक्ति वगैरह में गड़बड़, बर्न्स हो सकते हैं, ठीक, छाले पड़ सकते हैं, टिश्यू मर सकते हैं, टिश्यू हमारे डेड हो सकते हैं, और इवन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेथ भी हो सकती है। ये देखो कितनी खतरनाक बातें हैं। और लॉन्ग रेंज इफेक्ट क्या होते हैं, दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर्स और कैंसर। देखो आगे ना बात, ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है, ये हमने बचना है। म्यूटेशन हो सकती है, हमारे जीन चेंज हो सकते हैं। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ फीटस, जो भ्रूण है हमारा बच्चे की, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकती है।